नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का सेट आप सभी लोग का यहाँ पे डेली बेस पे स्टार्ट कर दिया गया है और आप सभी लोग का भी कमेंट आ रहा है कि सर बिहार दरोगा मेंस का जो हिंदी का सेट है वो भी कंप्लीट कराइए। तो आज हम देखेंगे रुक्मिणी प्रकाशन का जो आपका वॉल्यूम 2 है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा एक सेकेंड थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको ताकि आपको अच्छे दिख पाए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्लेटफार्म का है, ये आपका वॉल्यूम 2 है। ये आपका देखा जाए तो मुख्य परीक्षा यानी देखा जाए तो मेंस का है आपका सेट। इसमें आपका हिंदी का सेट भी दिया गया है और आपका यहाँ पे देखा जाए तो आपका पहला पेपर जो आपका हिंदी का होगा और दूसरा पेपर जो आपका सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस का होगा। इसमें आपका 26 सेट दिया गया है। तो आज हम हिंदी का सेट देखने वाले हैं, तो इसको आप शुरू से अंत तक देखिएगा। सेम इसी तरीके से आपका बिहार दरोगा मेंस में आपका हिंदी का पेपर आने वाला है। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं डाउनलोड करना तो देखिए पीडीएफ इसमें दो प्रकार का दिया गया है। एक हिंदी का सेट अलग से दिया गया है और हो सके तो आपका जीके जीएस का वॉल्यूम 2 का रुक्मिणी प्रकाशन का अलग से दिया गया है। तो दोनों सेट आपका अवेलेबल है। आप सब लोग पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर के आराम से डाउनलोड कर पाएंगे। तो आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। बोला गया है कि भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के प्रमुख अंग होते हैं कितने? तो ये दो प्रकार के होते हैं, यानी बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला है कि देवनागरी लिपि के संदर्भ में कौन से कथन जो है आपके सत्य हैं? देवनागरी लिपि के बारे में पूछा गया है। तो देखा जाए तो आपका पहला और यहाँ पे दूसरा दोनों सही है, यानी ए आपका ऑप्शन सही है। पढ़ लेते हैं। देवनागरी में एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है और दूसरा आपका बोला गया है कि देवनागरी में विदेशी ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता है, यानी ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी क्या राय है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यह बहुत हद तक संभव है, यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भाषा और लिपि के बीच का संबंध पूछा गया है। भाषा और लिपि के बीच तो देखा जाए तो एक निश्चित संबंध होता है। भाषा और लिपि के बीच का एक निश्चित संबंध होता है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बोला गया कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? ये आपको याद होना चाहिए। और बात करेंगे यहाँ पे स्वरों की संख्या, तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 11। 11 यानी बी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बोला गया कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितना है? तो देखिए एक लुसेंट का हिंदी का आता है जो कि बुक आता है, उसको आप पढ़ लेंगे तो आपका बिहार दरोगा मेंस आराम से निकल जाएगा। तो आप उसको अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या बोलते हैं मार्केट से आप इसको ले लीजिएगा, वहाँ से आराम से आपका लुसेंट से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। बोला गया कि हिंदी वर्णमाला में मुख्यतः वर्णों की संख्या पूछा गया है। तो अगर हम बात करें वर्णों की संख्या तो इसमें आपका 44 होता है, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितना है? अयोगवाह वर्णों की संख्या कितना है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 2 यहाँ पे होता है अयोगवाह वर्णों की संख्या। अगला है कौन से शब्द में र अन्य से भिन्न है? र जो है आपका अन्य से भिन्न है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्म। कर्म आपका जो है र से अन्य से भिन्न, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपका बोला गया है कि तालव्य व्यंजन कौन सा है? तालव्य व्यंजन जो है आपका यहाँ पे पूछा गया है कौन सा है, जो आपका तालु से बोला जाता है। देखिए आप जब च बोलेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपका जीभ है वो आपका तालु यानी ऊपर का जो हिस्सा होता है सटता है। एक बार बोल के देखिएगा, च जीभ जो आपका है ऊपर सटेगा, छ भी सटेगा, जब बोलेंगे तब भी सटेगा, तो आपका तालु से बोला जाता है आपका च छ ज झ। ठीक है, तो याद रखिएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ये आपका हो जाता है ऑप्शन बी वर्ण। वर्ण को ही हम भाषा की सबसे छोटी इकाई बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है कौन सा? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्प प्राण ध्वनि का समूह कौन सा है? अगर आप सभी लोग बोलेंगे तो मैं आपका हिंदी का जो टॉपिक बाई टॉपिक होता है मैं वो भी कंप्लीट कराने का पूरा प्रयास करूंगा, अगर आपका कमेंट आएगा तब। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा च ज य। ठीक है, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन वर्ण
ओठ यानी होठ्स नहीं है। इसमें आपका बोला गया है कि कौन सा वर्ण है जो आपका होठ्स नहीं है, जो ओठ से नहीं बोला जाता, होठ से, तो ओठ से पूछा गया है। तो 14 का अगर हम बात करें तो आपका आ यानी आपका उत्तर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। बोला गया है कि मतैक्य का संधि विच्छेद पूछा गया है। और देखिए एक आप याद रखिएगा, मतैक्य आपका वृद्धि संधि है, आप ये भी याद रखिएगा। और इसका संधि विच्छेद पूछा गया है तो इसका उत्तर हो जाएगा मत धन ऐक्य। मत धन ऐक्य ये आपका वृद्धि संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। बोला गया कि वध्यागमन का संधि विच्छेद क्या है। वध्वागमन का यहाँ पे संधि विच्छेद की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा वधु धन आगमन। वधु धन आगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया कि पुत्रेष्णा। पुत्रेष्णा शब्द में संधि का प्रकार पूछा गया है। सही आंसर आपका हो जाएगा 17 का ऑप्शन ए वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बोला गया है कि परमोषध। परमोषध शब्द में कौन सी संधि है। देखिए मैं आपको एक ट्रिक भी मतलब संधि का एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिससे आप देख करके बता सकते हैं कि ये कौन सा संधि है। अगर आपका ये ऊपर 2 मात्रा दिया गया है तो आप सब लोग याद रखिएगा ये आपका वृद्धि संधि है। तो ऑप्शन के हिसाब से 18 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी वृद्धि संधि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि सदैव शब्द में संधि का कौन सा प्रकार है। देखिए ऊपर आपका यहाँ पे 2 दिया गया है ऊपर का मात्रा, तो याद रखिएगा 19 का हो जाएगा ऑप्शन बी वृद्धि संधि। वृद्धि देखिए 1 है तो आप सिंगल देखेंगे, अगर 2 हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वृद्धि होता है, तो इससे आप समझ सकते हैं अगर ऊपर 2 है तो आपका वृद्धि संधि होगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है। देखिए उपसर्ग एक होता है, एक आपका प्रत्यय होता है। प्रत्यय और उपसर्ग में अंतर होता है, तो आप सब लोग याद रखिएगा उपसर्ग जो होता है शब्द के आदि यानी आगे होता है, प्रत्यय जो होता है ये आपका शब्द के अंत में लगता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग पूछा गया है। उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग यानी आगे जो आपका उत्कर्ष है उसमें आपका किस शब्द से बन करके आपका उत्कर्ष बना हुआ है, तो याद रखिएगा उत से आपका उत्कर्ष बना है। उपसर्ग जो होता है शब्द के आगे लगता है, भूलिएगा नहीं। प्रत्यय आपका शब्द के अंत में लगता है। उपसर्ग को क्या कहते हैं। उपसर्ग को क्या कहते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया उपसर्ग को देखा जाए तो आदि यानी शब्द के आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह जय का विलोमार्थक हो जाता है यानी उल्टा हो जाता है। विलोमार्थक यानी उल्टा हो जाता है, तो आप सब लोग याद रखिएगा परा यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है। देखिए वही मैंने आपसे बोला कि प्रत्यय जो है शब्द के आखिरी में लगता है, तो क्या बोला गया है अनिश्चित। अनिश्चित, तो इसका उत्तर अगर हम देखें तो 24 का आपका हो जाएगा अनिश्चितता यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक में प्रत्यय पूछा गया है। सांस्कृतिक में प्रत्यय कौन सा लगेगा, तो आप सब लोग याद रखिएगा इक। सांस्कृतिक इक, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 विचार शब्द में इक प्रत्यय लगने से डैश शब्द बनेगा, यानी अगर आप विचार में इक लगाएंगे तो आपका क्या बनेगा, वैचारिक। वैचारिक ही बनेगा ना, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए वैचारिक। आप एक बार लगा के देखिएगा, आपका पक्का ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकुरित शब्द में प्रत्यय पूछा गया है। अंकुरित, तो अंकुरित की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा अंकुरित यानी इत हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अरबी शब्द है। इसमें से देख अरबी शब्द भी आपको याद रखना है और उसमें उर्दू शब्द भी, मतलब कहीं ना कहीं इस तरीके से भी आपका प्रश्न देखने को मिलता है। तो 28 की अगर हम बात करें तो ये आपका अदालत जो है ये आपका अरबी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेदों को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इतिहास। इतिहास यानी ए जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के व्याकरण के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं। व्याकरण के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों, विकारी हो जाएगा और अविकारी हो जाएगा, यानी सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संकर शब्द है। संकर शब्द है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा टिकट घर। टिकट घर यानी ए जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि दुखी में कौन सी संज्ञा है। दुखी में कौन सी संज्ञा है, तो आप सब लोग याद रखिएगा भाववाचक। अगर मान के चलिए कोई अगर दुखी व्यक्ति है और खुश है तो कहीं ना कहीं वो भाव व्यक्त कर रहा है और उससे आप देख करके समझ सकते हैं कि उसका भाव क्या है, वो दुख है या फिर
वो खुश है, तो भाववाचक संज्ञा हो जाता है। तो ऑप्शन जो डी है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है गुलाब फूलों में श्रेष्ठ वाक्य में संज्ञा है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 33 का ऑप्शन सी उत्तम वाचक, उत्तम वाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोमलता में संज्ञा कौन सा है। देखिए कोमलता, तो आप सब लोग याद रखिएगा 34 का आपका उत्तर हो जाएगा भाववाचक, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुलाब अच्छा लड़का है, वाक्य में संज्ञा कौन सा लगेगा। तो गुलाब एक अच्छा लड़का है, तो आप सब लोग याद रखिएगा यह आपका पुरुषवाचक हो जाएगा, सी आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है, जातिवाचक नहीं है। तो इसकी सही आंसर की बात करें तो ये आपका हिमालय जो है आपका जातिवाचक नहीं है, बाकी आपका पंखा, गाय, पर्वत ये सब आपका जातिवाचक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप यह क्या कर रहे हैं, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का सही व्याकरणिक परिचय क्या होगा। बताइएगा 37 का सही आंसर क्या होगा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर्वनाम, सर्वनाम यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला है किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। चलिए अच्छे से पढ़िएगा और ऑप्शन को देख करके प्रश्नवाचक इसमें कौन कौन सा आएगा। तो देखिए अगर हम प्रश्नवाचक की बात करें तो कौन, क्या, किसने। अगर आप पूछें कौन काम किया है तो ये भी आपका प्रश्न है, क्या काम हुआ है ये भी आपका, और किसने काम किया है तो ये आपकी आपका देखा जाए तो प्रश्नवाचक के ही अंतर्गत आता है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि बुद्धि और संसार, बुद्धि और संसार संज्ञा शब्दों में इक प्रत्यय जोड़ने से विशेषण शब्द क्या बनेगा। तो बौद्धिक और सांसारिक, तो इस प्रकार से आपका शब्द बनेगा अगर आप इक जोड़ेंगे। तो एक बार आप लगा करके देखिए, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बौद्धिक और सांसारिक, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, क्योंकि आप सभी लोग का सपोर्ट बनेगा तो कहीं ना कहीं वीडियो डेली बेस पे ही आएगा। तो जैसा आपका सपोर्ट रहेगा उसी के हिसाब से वीडियो आएगा। जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा, जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा। तो आप सब लोग याद रखिएगा जवाबी, जवाबी यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हंसोड, हंसोड। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्दों में बना विशेषण छांटिए। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सुगंधित, सुगंधित यानी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञा शब्द से बना विशेषण कौन सा है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा लखनवी, लखनवी यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, संज्ञा शब्द इतिहास, उपेक्षा, मूल संज्ञा शब्दों के सही विशेषण विकल्प को छांटिए। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी ऐतिहासिक उपेक्षित, ऐतिहासिक उपेक्षित यानी डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि डाकिया चिट्ठी लाया, वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका सकर्मक, सकर्मक यानी डी राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका क्रिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा, मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा, इस वाक्य में क्रिया कौन सा लगेगा। तो याद रखिएगा नहा धोकर नाश्ता करूंगा, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा पूर्वकालिक आपका हो जाएगा क्रिया, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। राजेश पुस्तक पढ़ता है में क्रिया कौन सा है, पढ़ता है। तो 47 की अगर हम बात करें तो ये आपका सकर्मक के अंतर्गत आता है, बी आपका उत्तर हो जाएगा राजेश पुस्तक पढ़ता है, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम 48 देखेंगे। बोला गया है कि पूर्वकालिक क्रिया के लिए सही विकल्प चुनिए। 48 का सही आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वह खाना खाकर सो गया, वह खाना खाकर सो गया यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया किस वाक्य में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सरिता ने सब्जी खरीदी, सरिता ने सब्जी खरीदी यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 कि डैश और अंधकार की ही भांति अशुभ और अनीति है, वाक्य में निपात पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ही, यानी ए आपका उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि इस सवाल का जवाब तो कोई भी शिक्षक दे सकता है, वाक्य में आए भी तो शब्द है, यानी जो आपका भी पूछा गया है ये आपका
कोई भी शब्द, यानी भी तो शब्द है, कौन सा शब्द है, तो आप सब लोग याद रखिएगा निपात, निपात यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है। देखिए एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखते चलिएगा, क्योंकि अगर आप हिंदी में पास नहीं होते हैं तो आपका मेंस का जो जीके जीएस का चाहे आपका 70 से 80% आपका मार्क्स रहेगा, वो आपका पेपर जचेगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको हिंदी में थोड़ा सा ध्यान देना ही पड़ेगा, कम से कम आपका पासिंग मार्क्स तो होना ही चाहिए। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, यानी ए जो है आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि घोड़ा तेज भागता है, इस वाक्य में तेज व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण यानी ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह गलत होने से डैश डरती है, वाक्य में उचित क्रिया विशेषण शब्द आएगा। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी बहुत, यानी डी आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब बच्चे को प्रकृति से दूर रखा जाता है तो वाक्य के रेखांकित अंश में कौन सा कारण है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अपादान कारक, अपादान कारक यानी बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पंडित दूध पीता है, इस वाक्य में कारक कौन सा है। पंडित दूध पीता है, इस वाक्य में कारक कौन सा है। तो आप सब लोग याद रखिएगा कर्ता कर्म, कर्ता कर्म यानी सी उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है कि मृत्युंजय पद में कौन सा समास है। अब देखिए समास भी कहीं ना कहीं आपको मुख्य रोल, क्योंकि देखिए कोई भी आपका टॉपिक है तो 5 से 6 प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। तो समास आप याद रखिएगा बहुव्रीहि समास, यानी ए आपका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि गौशाला में कौन सा समास है। गौशाला, देखिए आप इसका उत्तर याद रखिएगा, इसका उत्तर आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास यानी बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि देशभक्ति में कौन सा समास है। देशभक्ति, तो इसका सिंपल है, इसका भी आप सब लोग याद रखिएगा। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, यानी ए आपका उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला कि चौराहा में कौन सा समास है। अब इसको देखिए कैसे याद रखेंगे। एक आपका त्रिभुज हो गया, त्रिमुहानी हो गया, चौराहा हो गया और त्रिकोण, इस तरीके से अगर आपका उदाहरण आ रहा है, समास में पूछ रहा है, तो आपको आराम से द्विगु समास मारना है। चाहे देखिए सिंपल है कि अगर आपका कोई भी जैसे चौराहा, तो 4 चौराहा होगा तभी ना चौराहा बोला जा रहा है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अगर गिनती वाला कोई शब्द आ रहा है समास में तो आपको द्विगु मारना है, ए आपका उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 बोला गया तो पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी हुए उर्वशी समान, इस अवतरण में कौन सा अलंकार है। तो अलंकार को भी आपको देखते चलना है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा यमक अलंकार, यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 मुदित महीपति मंदिर आवे, सेवक सचिव सुमंत बुलावे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आंसर आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरण धारत चिंता करत, चितवरत चारी ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत, कभी व्यभिचारी चोर, उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार यानी ऑप्शन जो सी है इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस काल मारे क्रोध के, तनु कांपते उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर सा जगा, यानी सागर जा जगा, इस उद्रोह में कौन सा अलंकार है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी सी आंसर हो जाएगा। वह तुम्हारा साथ दे या ना दे मैं दूंगा, ये कौन सा वाक्य है। मिश्र वाक्य है, संयुक्त है, सरल वाक्य है। तो देखा जाए तो आपका 65 का उत्तर हो जाएगा, ये एक प्रकार से सरल वाक्य है, बी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे मैं नहीं जानता कि रात में वह कब भाग निकला, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनने के लिए पुराना भूलना भी जरूरी है, वाक्य पूछा गया है सुनने के लिए पुराना भूलना भी जरूरी है। तो अगर इसमें हम देखें तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा विधानवाचक, यानी बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किया, वाक्य को कर्मवाच यानी कर्म वाक्य में बदलिए। तो इसका उत्तर क्या होगा बताइएगा, आराम से बदलिए फिर इसका ऑप्शन में आंसर कीजिएगा। तो न्यूटन के द्वारा
न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की गई, यानी यही ना आपका ऑप्शन सही आएगा, ए आपका उत्तर होगा, यानी सॉरी माफ़ कीजिएगा सी उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो आंसर आपका हो जाएगा दात्री, दात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अध्यापिका, अध्यापिका यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। अवर शब्द का विलोम पूछा गया है, विलोम भी आपको याद रखना है, कम से कम लिस्ट तो आपको याद ही होना चाहिए ताकि आप ऑप्शन के हिसाब से एलिमिनेट करके आंसर कर पाएँ। तो प्रवर, प्रवर। झीना का विलोम शब्द क्या होगा? झीना का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा गाढ़ा, यानी ऑप्शन बी। अगला है कि जीवन दायिनी का विलोम क्या है? जीवन दायिनी यानी उल्टा इसका क्या होगा? तो देखिए जीवन दायिनी का अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा प्राणदायिनी। अगर कोई जीवन दे रहा है तो कहीं ना कहीं अगर उल्टा देखेंगे तो ये प्राण लेगा, तो आपका प्राणदायिनी प्राणधातिनी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? समष्टि का अगर हम बात करें तो इसका विलोम शब्द अगर हम बात करें तो ये आपका व्यष्टि हो जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला कि निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें से आपका पूछा गया है कौन सा गलत है, तो आपका हो जाएगा विज्ञ सभिज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्योम शब्द का समानार्थक पूछा गया है, समानार्थक शब्द कौन सा है व्योम शब्द का? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आकाश, यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्बु शब्द का समानार्थक रूप निम्न में से कौन सा है? कौन सा? तो अम्बु पूछा गया है। तो अगर हम अम्बु की बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा जल, जल एक आपका समानार्थक शब्द हो जाता है अम्बु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाह्नवी शब्द का समानार्थक निम्नलिखित में से चुनिए। जाह्नवी, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जानने वाली, जानने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? नहीं है ये आपका पूछा है। देखिए अश्व एक प्रकार से देखा जाए तो घोड़े का ही होता है, तो इसमें आपका घोड़ा हो जाएगा, घोटक हो जाएगा, हाय हो जाएगा, लेकिन आपका कटक जो है ये आपका गलत है, सी आपका उत्तर होगा। अगला कि कौन सा शब्द कामदेव का पर्याय नहीं है? तो इसका भी उत्तर आपका हो जाएगा अरविंद, अरविंद। निम्न में से कौन सा वरिद का पर्यायवाची शब्द नहीं है? वरिद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अम्बुज, अम्बुज यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पराजित न किया जा सके उसको हम क्या बोलते हैं? जो पराजित न किया सकते उसको हम बोलते हैं अपराजय, अपराजय। बहुत अधिक परिश्रमी व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? बहुत ज़्यादा वो परिश्रमी व्यक्ति होता है तो कहीं ना कहीं हम उसको बोलते हैं कर्मठ, यानी ऑप्शन सी जो है आपका उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो, जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं तर्क सम्मत, तर्क सम्मत। ऐसा पुष्प जो अभी विकसित नहीं हुआ है, ऐसा पुष्प जो अभी विकसित नहीं हुआ है उसको हम बोलते हैं मुकुल, मुकुल। अगला है कि दोनों दोस्त एक ओर जाकर न जाने क्या खिचड़ी पका रहे हैं। बोल्ड यानी जो आपका बोल्ड या आपका जो कलर चेंज किया गया है, खिचड़ी पका रहे हैं, मुहावरे का सही अर्थ छांटिए। तो इसका सही आंसर अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा गुप्त सलाह करना। अगर मान के चलिए दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बोलते हैं अरे यार गुफ्तगू हो रहा है, या फिर बहुत लोग आपस में बात करें तो कहीं ना कहीं अपना सलाह ले रहे हैं, मशवरा ले रहे हैं, तो आपका भी उत्तर हो जाएगा। अगला है, आप इसको न पढ़ करके बस आप ये ही पढ़ लेंगे तो आपका ये मुहावरा का अर्थ निकालना पड़ेगा कि आग में घी डालने का काम किया जा रहा है, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो यज्ञ करना तो ये होगा नहीं, खुशी मनाना ये आपका होना देखा जाए तो एक प्रकार से आपका 87 का उत्तेजित करना, यानी आग में घी डाला जलाए। मान के चलिए दो दोस्त हैं आपस में लड़ाई कर लिए, झगड़ा कर लिए, तो एक तीसरा अगर जाएगा तो उसमें आपको चढ़ाएगा, तो कहीं ना कहीं देखा है तो आग में घी डालने का काम कर रहा है। समझ रहे हैं आप? हम लोग के अक्सर होता ही है, कोई ना कोई दूसरा फ्रेंड होता है जो कि आपस में भिड़ा देता है। समझ रहे हैं आप ना? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि पुत्र के यश का समाचार सुनकर पिता ही छाती गज भर की हो गई। बोल्ड मुहावरे का सही अर्थ छाट करके बताइए। तो 88 का आपका हो जाएगा उत्साह से भरना, यानी सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि अपन ठीक रास्ते पर हैं, वाक्य में अशुद्धि पूछा गया है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सर्वनाम संबंधी। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो अशुद्ध वर्तनी की अगर हम बात करें, शब्द की बात करें तो छत्रपति, ये आपका गलत है।
बाकी आपका जनसंख्या इस तरीके से लिखा जाता है, विजिपिसा और यजमान, यह आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया कि शुद्ध वर्तनी शब्द वाला कौन सा है। देखिए आपको अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे, क्योंकि चारों शब्द सेम टू सेम देख रहे, पढ़ने में भी आपको वही आएगा, लेकिन अच्छे से देखेंगे तो आपका ये ये आपका शुश्रूषा जो है आपका यही आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। इसमें आपका बोला कि शुद्ध वर्तनी किस शब्द की है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कौतूहल, कौतूहल। अब देखिए इसमें आपका गद्यांश दिया गया है, गद्यांश 1 और गद्यांश 2। इसमें आपका 9 क्वेश्चन, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें से आपको छांट करके आपको आराम से क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप आराम से करिएगा। इसका हो सके तो मैं PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगा हिंदी का, ठीक है। तो आप सभी लोग परेशान नहीं होएगा, हिंदी का मैं आपको सेट दे दूंगा टेलीग्राम पे, तो आराम से उसको सॉल्व कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बताइएगा, और कितना स्कोर अभी तक आप कर पा रहे हैं, चाहे आपका 40 क्वेश्चन सही हुआ हो, चाहे आपका 20 ही क्वेश्चन क्यों ना सही हुआ हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे हमें भी पता चले कि आपका हिंदी में कितना स्कोर आ रहा है और कितना आपको मेहनत करने की और ज़रूरत है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। हो सके तो शाम में भी आपका KBC नैनो का सेट आ जाएगा। तो मिलते हैं।